हेलो कंपटीटर्स। आज बसंत पंचमी है। सभी को बसंत पंचमी की और सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोगों ने हमबोल्ट सर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कई सारे नए नए टर्म्स का भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो मैंने सोचा कि कुछ नए टर्म हैं, वो मैंने बस समझाते हुए ही बस बता दिया था ओरली। तो सोचा कि आप लोग उस पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि उन सभी टर्म्स का एक अलग से क्लास कर लूँ, जिसमें कि मैं आपको उनका नोट्स भी रेडी करके दिखा दूँ। तो इसलिए मैंने आज उस सभी नए टर्म्स का मैंने नोट्स तैयार करके आपको देने की कोशिश की है। तो आप इन सभी नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे। मैं एक बार फिर से सबको समझा दी जाता हूँ एक एक करके। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नया टर्म हम लोग को दिखा था मेथड का, कि ये इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टिव मेथड लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में मतलब होता है आगमन विधि। आगमन का मतलब होता है आना, किसी चीज को रिसीव करना या नया चीज को लाना। तो उसी बेसिस पे हुआ इंडक्टिव मेथड का मतलब ये। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे कि इस इंडक्टिव मेथड का और डिडक्टिव मेथड का सबसे बेहतरीन यूज जो है वो जब मैं पीजी कर रहा था तो लास्ट सेमेस्टर में डिजेटेशन का काम मिला था। तो उस डिजेटेशन में जो प्रोजेक्ट होता है, जो हम लोग को एक सर्वे बुक बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स जो है यही दो मेथड में से कोई एक मेथड को फॉलो करता है। तो ये देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, और कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करना। एक दिन में तो कुछ पता चलेगा नहीं, कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं। जैसे कि हमारा घर जो है वो मेन रोड पे है, तो कहीं जाने से बढ़िया है कि हम रोड पे ही बैठ गए और देखने लगे कि किस टाइम यहाँ पे जाम ज़्यादा लगती है। तो मैं आज वहाँ बैठा सुबह से शाम तक और देखा कि 9-10 बजे सुबह के आसपास और शाम में 4 से 6 के बीच ज़्यादा जाम लगती है। सिर्फ आज देखा, लेकिन क्या पता कल ना लगे। तो ये तो सही नहीं होगा। तो हम लोग कम से कम 1 वीक बैठ के ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे कि मंडे को यस जाम लगी, ट्यूसडे को ये लगी, वेंसडे को लगी, थर्सडे को लगी, फ्राइडे को नहीं लगी, सैटरडे को लगी। तो इस 1 वीक के ऑब्जर्वेशन के डेटा कलेक्शन जो हम लोगों ने किया, उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑफनली अक्सर 9 से 10 बजे सुबह के बीच और शाम के 4 से 6 के बीच ज़्यादा जाम लगती हैं। रीजन जो भी हम लोग इस डेटा कलेक्शन के आधार पर जो एनालाइज करेंगे कि रीजन क्या क्या हो सकती हैं। आप भी जानते हैं क्या रीजन हो सकती है। जैसे कि वो समय स्कूल के मतलब स्कूल जाने का होता है, ऑफिस जाने का होता है, और वो शाम का समय फिर वहाँ से आने का होता है, तो इसलिए उस टाइम ज़्यादा रश होती है। खैर, तो यही है इंडक्शन मेथड, आगमन विधि। ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस। उसके बाद एक पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। एक पैटर्न बनता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग एक थ्योरी देते हैं या फिर हाइपोथेसिस। थ्योरी देते हैं मतलब कि अब हम लोगों ने जो भी ऑब्जर्व करके जो बताया कि इस टाइम अक्सर जाम लगती है, ये क्या हो गया? थ्योरी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। इस मेथड के जरिए कोई भी थ्योरी डेवलप होती है, कोई नया थ्योरी जो बनता है। जितने भी थ्योरीज आप देख रहे हैं दुनिया में,
जो वो कैसे बनी है, इसी इंडक्टिव मेथड के जरिए ही बनी है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद मामला आता है डिडक्टिव मेथड का। ऑब्जर्वेशन हो गया, एक थ्योरी भी आ गई। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो थ्योरी इंडक्टिव मेथड से मिली है, उस थ्योरी या हाइपोथेसिस उसको ही डायरेक्ट लेते हैं, उसको चेक करते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या हुआ, थ्योरी डेवलप करने का चीज हुआ, और डिडक्टिव मेथड क्या हुआ, वो जो थ्योरी डेवलप हुआ है, वो जो हाइपोथेसिस हमने माना है, उसको चेक करते हैं डिडक्टिव मेथड के जरिए। तो कैसे चेक करेंगे? अब मान लीजिए कि मैंने एक थ्योरी दिया हुआ है कि सुबह के 9 से 10 बजे के बीच और शाम के 4 से 6 के बीच जाम लगती है, ये एक थ्योरी होगी। अब इसे चेक करने क्या ये सही है या गलत है। तो कोई आप में से कोई जो है बैठ के फिर एक बार ऑब्जर्वेशन करेगा। पहले उन्होंने एक थ्योरी ले पढ़ा कि इतने से इतने बजे, अब उसका जो मन वो कह दे कि नहीं लगती है इतने बजे जाम, सुबह में 6 से 7 बजे लगती है, ठीक है। अब उसे ये बात प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, या फिर ये सही है या गलत ये चेक करने के लिए उसे चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे होगा? सबसे पहले वो भी अब ऑब्जर्वेशन करेगा। पहले उन्होंने एक थ्योरी लिया कि ये है, हाइपोथेसिस भी लिया कि नहीं ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है। अब वो एक डेटा कलेक्शन करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद वो कंक्लूजन निकालेगा कि यस या नो, कि ये थ्योरी सही है या नहीं है। तो यही काम है डिडक्टिव मेथड का। दोनों में डिफरेंस यही है। मेन डिफरेंस क्या है इंडक्टिव मेथड का, कि ये थ्योरी को डेवलप करता है, और डिडक्टिव मेथड ये थ्योरी को चेक करता है। और डिडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक विधि, और इंडक्टिव मेथड को हम लोग कहते हैं आगमन विधि। इसमें देखिए पहले थ्योरी है, यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन है, लास्ट में थ्योरी है। यहाँ पहले थ्योरी है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन दोनों में चीज है, ठीक है। तो आप लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से इस पे आपको क्लास दे सकता हूँ। अब एक जिक्र किया था मैंने कि एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट कहाँ है? चाइल्ड में। ये चाइल्ड कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में है, वेस्ट कोस्ट पे है। और ये एटाकामा डेजर्ट जो है ये मोस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट है, हिंदी में सबसे शुष्क मरुस्थल एटाकामा डेजर्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लेक टिटिकाका, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। और ये क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट लार्ज नेविगेबल लेक, दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा नेविगेबल लेक है। नेविगेबल का मतलब क्या होगा? हाँ, और कितनी ऊंचाई पे? हाईएस्ट लार्ज नेविगेबल लेक है, तो कितना इसकी ऊंचाई है? 3812 मीटर ऊंचाई है फ्रॉम द सी लेवल। अब नेविगेबल का मतलब कुछ जैसे हमारे हिंदी मीडियम वाले नहीं समझे होंगे, तो नेविगेबल का मतलब होता है, देखिए नेविगेबल, नेवी में ये नाव, देखिए नाव, इसी से पकड़िए। नाव मतलब कि वैसा लेक जिसपे नाव चल सके, जहाज वहाज चल सके, यहाँ से वहां जा सके, ठीक है, जिसपे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो वैसे लेक को हम लोग कहते हैं नेविगेबल लेक। ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, और ये लेक कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया के जस्ट बॉर्डर पे ये लेक जो है वो लोकेटेड है। इतने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ। हारने वाले कहाँ जाते हैं? हारने वाले कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और एक इतिहास रचते हैं। तो हारने वाले भी यहीं रहते हैं। एक नॉवेल में पढ़ा था, नाम याद नहीं किनका था, बट एक नॉवेल थी सरकारी चाय के लिए।
है। चलिए अब एक नया टर्म हम लोग कल देखे थे, परमाफ्रोस्ट। हिंदी में मतलब होता है अस्थाई तुषार भूमि, अस्थाई तुषार भूमि। दिस इज ग्राउंड soil or rock that stays frozen at or below 0 degree Celsius for at least 2 consecutive years। मतलब वैसे स्थल, वैसे ग्राउंड, वैसी जगह है जो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे या फिर उससे नीचे, माइनस में कुछ भी हो सकता है, लगातार एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल के लिए, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन कम से कम 2 साल तक जरूर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर पे वहां फ्रोजन होना चाहिए, मतलब एकदम बर्फ जमा होना चाहिए। तो वैसे जगहों को हम लोग कहते हैं, वैसे ग्राउंड को कहते हैं हम लोग परमाफ्रोस्ट। ये भी हम बोल्ड साहब ने ही दिया है। तो परमाफ्रोस्ट जैसे कॉमन आर्कटिक, अंटार्कटिक, हाई माउंटेन रेंजेस, तो आपको ऐसी जगह कहाँ मिलेगी देखने के लिए? आपको भी पता है, हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारी चीज, जैसे आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, हमेशा वहाँ बर्फ ही जमी रहती, ग्रीनलैंड हो गई, ये सारी जगह। तो ये क्या हो गया? परमाफ्रोस्ट हो गया, अस्थायी तुषार भूमि। अब दूसरा नया टर्म हम लोगों ने देखा था, कंटिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता, अवधारण, कंटिनेंटलिटी, द डिग्री टू विच अ रीजन्स क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किसी रीजन का क्लाइमेट जब सी से जो उसकी दूरी है, जो डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करती है, तो उसको कहते हैं कंटिनेंटलिटी। द ग्रेटर द कंटिनेंटलिटी द मोर एक्सट्रीम द टेम्परेचर। कंटिनेंटलिटी जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही एक्सट्रीम होगा, उतना ही ज्यादा होगा, कष्टदायक होगा। जैसे कि ओशियन के किनारे केरल है, तो वहां की कंटिनेंटलिटी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, वनस्पत किसके कंपेयर टू हमारे यहाँ बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे जो है ये महाद्वीपीयता अवधारणा, कंटिनेंटलिटी हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि सी से, ओशियन से इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत ही दूर है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। द मोर द कंटिनेंटलिटी द मोर एक्सट्रीम द टेम्परेचर। फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला डिस्टेंस फ्रॉम सी, टोपोग्राफी, लैटिट्यूड। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से जितना दूर उतना कंटिनेंटलिटी हाई होगा। टोपोग्राफी भी एक रीजन है, जैसे कहीं माउंटेन बहुत हाईएस्ट है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, तो वो भी एक इसका हो गया। वो क्या हो गया? एक तो परमाफ्रोस्ट हो गया, और उसके बाद कंटिनेंटलिटी उसका क्या हो गया? तो क्या हो गया बताइए? क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि वो सी से काफी दूर है। तो ये दोनों भी टर्म जो है कल की क्लास में, पिछली क्लास में नहीं थी, तो इसका भी आप लोग नोट्स लिख लीजिए। और भी अगर कुछ आप लोग को समझ में नहीं आए या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी आपसे पूछेंगे। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको बताएंगे। है कल मैंने YouTube शॉर्ट्स, इस चैनल के शॉर्ट्स पे एक क्वेश्चन डाला था और उसमें एक हिंट भी दिया था। क्वेश्चन था कि नीति आयोग ने हाल ही में किस स्टेट को, किस राज्य को अदरक राजधानी, भारत की अदरक राजधानी घोषित की है, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके साथ एक फोटो लगी हुई थी, डांस करते हुए महिलाएं थी। वो फोटो थी बम्बू डांस की। तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि बम्बू डांस कहाँ होती है। बम्बू डांस होती है मिजोरम में, और बम्बू के हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो भी मिजोरम में होती है।
तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। और आज शाम में फिर एक नया क्वेश्चन उसी तरीके से आपके सामने आएगा, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, फिर अगले क्लास में मैं उसका आंसर खुद भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बसंत पंचमी सेलिब्रेट करें। थैंक यू।